हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से आपके सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा। कौन सा टॉपिक है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। ये आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पर। आपको वहाँ से इम्पोर्टेंट जो सामग्री है वो आपको पर डे के हिसाब से आपको दी जा रही है। चाहे वो अभी फ़िलहाल में अपन सामने जो एग्ज़ाम्स हैं रिट की, उसको लेके वीडियोस उसमें अपलोड कर रहे हैं। सो आपको वहाँ पे 99.99% जो सफलता है वो आपको वहाँ से प्राप्त होगी। सो फ्रेंड्स, आगामी जो एग्ज़ामिनेशन है उनको देखते हुए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो 25 अप्रैल को जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको जो एक बेहतरीन आपका समर्थन करेगी या फिर जो सामग्री आपको काम में लेने की ज़रूरत है वो आपको वहाँ से उपस्थित होगी। सो फ्रेंड्स, जुड़ना मैराथन क्लासेस जयपुर के साथ और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करना। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, अभिप्रेरणा। किसी भी व्यक्ति को या प्राणी को कार्य करने के लिए जो तत्व या कारक प्रेरित करते हैं उन्हें अभिप्रेरणा कहते हैं। अपन किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, वो क्या चीज़ क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। जैसे खाना खाने के लिए भूख का लगना, भूख क्या है? तो वो एक अभिप्रेरक है जो अपने को अभिप्रेरणा दे रहा है, यानी खाना अपने को खाना है। अभी अपना जो वैकेंसीज़ हैं उनको देखते हुए अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपनी क्या होगी? अभिप्रेरक हो गई, यानी अपने को कुछ करने के लिए अपने को उसके अग्रसर करना। अभिप्रेरक अभिप्रेरणा को गति या धक्का देना, यानी अभिप्रेरक होते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा करने के लिए कौन अपने को उत्साहित करता है? अभिप्रेरक। अभिप्रेरक अपने को उत्साहित करते हैं। तो अभिप्रेरणा का इंग्लिश में है मोटिवेशन, जो यूनानी या लैटिन भाषा के मोटम या मोटिवेयर सबसे बना है। स्टार्ट करते हैं आगे अपना। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के शरीर की वह आंतरिक शक्ति है जो उसे एक निश्चित लक्ष्य प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ या अधिगम का हृदय की सफलता का आधार या अधिगम का प्रमुख कारक अनिवार्य स्थिति, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग राजमार्ग भी कहा जाता है। अभिप्रेरणा साध्य नहीं है, साधन है, और यह साध्य तक पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स, आपके सामने सबसे पहले मैं आपको एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से इतना आपको मतलब विस्तार पूर्वक समझा नहीं पाऊँगी। सो इम्पोर्टेंट जो है आपको वो समझा देती हूँ, और अपना आज का वीडियो है थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है। तो अभिप्रेरणा को क्या कहा जाता है? तो अभिप्रेरणा जो आंतरिक क्रिया है, यानी आंतरिक जो अपने कार्य करने की आंतरिक शक्ति है वो है निश्चित लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने को प्रेरित करती है, सीखने का स्वर्ण पथ या अधिगम की सफलता का आधार होती है, अधिगम का प्रमुख कारक या अनिवार्य स्थिति होती है, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होता है। अभिप्रेरणा साधन नहीं है, साध्य नहीं है, क्या है? साधन है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है अभिप्रेरणा है, साध्य है, साधन है, या फिर अभिप्रेरक जो भी है, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। तो अपने को साध्य नहीं है, क्या है? साधन है। ये अपने को साध्य तक पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत करती है। सो आगे चलते हैं परिभाषाएं। अब अभिप्रेरणा की परिभाषाएं किन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी दी हैं तो वह दे देखते हैं। विलियम मैकडूगल, पहले जो मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं विलियम मैकडूगल, उनके अनुसार अपन देखते हैं कि इन्होंने अभिप्रेरणा की जो परिभाषा दी है वो क्या दी है। अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा होती क्या है कि वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है, यानी अपने शरीर की और मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की वह दशा है जो अपने को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है अपना श्रीमती गुड एनएफ के अनुसार, है ना, तो किसी कार्य को आरंभ करने की व जारी करने तथा नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी कार्य को अपन स्टार्ट करते हैं, उसको जारी रखते हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं लेकिन अपन उसको करते रहते हैं, और
उसको नियमित रूप से यानी रेगुलर करते रहने की जो अपना कार्य शक्ति है वो किससे मिलती है, अभिप्रेरणा से प्राप्त होती है। थॉर्नडाइक ने क्या है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा है, तो क्या है, किसने कहा है, तो थॉर्नडाइक ने क्या है कहा कि अधिगम अभिप्रेरणा है उसका सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अपने को प्रदान करता है, या फिर अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कौन है, अभिप्रेरणा होती है। आगे आ रहा अपना वुडवर्थ। अब वुडवर्थ ने क्या कहा है, तो अभिप्रेरणा वह तत्कालीन बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ऐसा बल है जो अपना व्यवहार है तो उसको एक बल प्रदान करता है। मैकडोनाल्ड यानी अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा परिवर्तन है। अधिगम एक अभिप्रेरणा है व्यक्ति के अंदर है, तो वो अपने जैसे मनोबल कम होता है, तो अभिप्रेरणा ऐसी होती है कि मनोबल को वापस उसी रूप में अपने को प्रदान करती है। क्रो के अनुसार अधिगम का संबंध सीखने की रुचि उत्पन्न करने से है। अधिगम क्या होता है कि अपने अंदर रुचि उत्पन्न करता है और इसी रूप में वह सीखने का आधार होता है। आगे गिलफर्ड ने क्या कहा है, अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक या दशा है जिसमें कार्य को प्रारंभ करने तथा उसको सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, यानी अपने कोई कार्य करते हैं और उसको निरंतर करते रहते हैं ना, वो जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा उसको कहा जाता है। ब्लेयर जॉन सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्ति उसे वातावरण व विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती है। सो आपको परिभाषाएं याद रखनी है, कौन से मनोविज्ञान ने कौन सी दिया। बहुत सी परिभाषाएं जो एक दूसरे से मेल खाती हैं, लेकिन आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैराथन क्लासेस जयपुर का जो यूट्यूब चैनल, आपको उससे जुड़ना है और अपने जो भी जो जानकार हैं उनको साथ शेयर करना है, तो सब्सक्राइब करना चैनल को, मैराथन क्लासेस जयपुर को। अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पर, और फेसबुक का अकाउंट से आप अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हैं फिर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक अकाउंट का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप मेरे फेसबुक और जो टेलीग्राम चैनल है उनसे जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नए नोटिफिकेशन नई जो इम्पोर्टेंट जो सामग्री है वो आपको यहाँ से उपलब्ध होती रहेगी। अभिप्रेरणा अपनी कंप्लीट हुई है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषाएं दी है, अभिप्रेरणा का अर्थ होता क्या है। तो अब आ रहे हैं अभिप्रेरक, यानी जो अभिप्रेरणा करने के लिए अपने को प्रोत्साहित करते हैं उनको क्या कहा जाता है, अभिप्रेरक उनको कहा जाता है। यानी वे कारक जिनसे अभिप्रेरणा कार्य करती है अभिप्रेरक कहलाते हैं। जो अपने को अभिप्रेरणा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वो अपने को क्या होते हैं, अभिप्रेरक कहलाते हैं। अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक, दूसरा हो रहा है बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरक कौन कौन से हैं, तो आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं वे प्रेरक जो दैहिक रूप में पैरा होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम आदि। ये प्रेरक सुनिश्चित रूप से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, इन्हें सकारात्मक प्रेरक भी कहा जाता है। इसे अपन कहते हैं जन्मजात प्रेरक भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि नींद, भूख, प्यास, काम ये अपने को बचपन से या फिर अपने जन्म से प्राप्त होते हैं, तो इसको जन्मजात अभिप्रेरक भी कहा जाता है। यानी आंतरिक प्रेरक को जन्मजात अभिप्रेरक भी कहा जाता है, जैसे भूख, काम, नींद, काम, इच्छा है ना, इनको सकारात्मक प्रेरक भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाह्य प्रेरक या बाह्य प्रेरक, ठीक है, या नकारात्मक प्रेरक। वे प्रेरक जो सामाजिक वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं, यानी जो बाहर से सामाजिक वातावरण से अपन ग्रहण करते हैं, वह मानव रचित है, जैसे पद, मान, सभा, पुरस्कार आदि। ये कौन कौन से होते हैं, पद, मान, सभा, पुरस्कार, है ना, दंड, ये बाह्य प्रेरक हो गए। इन प्रेरकों के समय व्यक्ति अनिवार्य रूप से प्रेरित नहीं होता है, इसलिए इनको नकारात्मक प्रेरक भी कहा जाता है। समझ में आ गया। अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में जो जन्मजात हो गए और बाह्य जो अपने को सामाजिक वातावरण से प्राप्त होते हैं। अब अब्राहम मैस्लो है, उन्होंने जो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के अभिप्रेरकों का प्रयोग किया है, एक है जन्मजात और दूसरा है अर्जित या बाह्य। वही हो गए, यानी जन्मजात जो अपने को जन्म से प्राप्त होते हैं, और बाह्य यानी मान, प्रतिष्ठा, जो नकारात्मक अभिप्रेरक अपन कहते हैं। और ये अब्राहम मैस्लो कहाँ के थे, तो ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, है ना,
इन्होंने अभिप्रेरणा के लिए कार्य करते हुए 2 तरह के प्रेरकों का निर्माण किया था। नेक्स्ट आ रहा है अपना थॉमसन। अब थॉमसन क्या कह रहे हैं कि थॉमसन में कितने प्रकार बताए हैं अभिप्रेरकों के? 2 बार, स्वाभाविक यानी वही जन्मजात, और कृत्रिम वही बाह्य। गैरिट के अनुसार तो ये 3 प्रकार के बताता है। अब गैरिट ने कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के। पहला है जैविक या दैहिक या संवेग यानी क्रोध, भय, आश्चर्य आदि। मनोवैज्ञानिक या मूल प्रवृत्तियां तो मुमुत्सा, पलायन, जिज्ञासा आदि। तीसरा है सामाजिक या आदर्श यानी मान, सम्मान, सहयोग, दया आदि इसमें होते हैं। अब मैं आपको यहाँ से संवेग और मूल प्रवृत्तियां आ गई हैं तो विलियम मैकडूगल ने कहा है कि प्रत्येक संवेग के साथ प्रत्येक एक मूल प्रवृत्ति होती है, या प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ प्रत्येक एक संवेग होता है। तो इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14। किसने बताई है? विलियम मैकडूगल ने। इसलिए विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक भी कहा जाता है। अभिप्रेरणा की कार्य प्रणाली अभी कैसे कार्य करती है? तो कोई भी अभिप्रेरणा एक निश्चित चक्र में कार्य करती है, जिनके 3 सोपान होते हैं: आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। जो अभिप्रेरणा है कितने प्रकार से काम करती है? 3 सोपान में, यानी 3, अगर उसमें 3 सोपान है तो वो कार्य करेगी, वो एक अभिप्रेरणा होती है। तो कौन से होते हैं? चालक, आवश्यकता, चालक। यानी अपने को किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होगी तभी अपने उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आवश्यकता हुई, अपन आगे बढ़े, तो वो हो गया चालक है। और अगर अपन उस कार्य को प्राप्त कर लेते हैं या नहीं कर पाते तो अपने को उससे प्रोत्साहन मिलता है, जैसे उसको कह सकते हैं अपन पुनर्बलन। तो उसको नकारात्मक या सकारात्मक भी हो सकता है। तो अभिप्रेरणा चक्र कितने प्रकार का होता है? अभिप्रेरणा चक्र होते हैं नीड, पहला होता है नीड यानी आवश्यकता, दूसरा होता है ड्राइव यानी चालक, और तीसरा होता है इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन इसमें होता है। तो इसमें अभी इन्होंने क्या बताया है कि मोटिव यानी जो अभिप्रेरणा होती है अपनी, तो वो किससे होती है? अभिप्रेरणा होती है, चालक होगा, आवश्यकता होगी, चालक होगा, और एक प्रोत्साहन होगा, उसके द्वारा अभिप्रेरणा का जागृत होती है। अब आवश्यकता होती क्या है? आवश्यकता के बारे में देखते हैं। जब प्राणी को किसी प्रकार की कमी या अधिकता महसूस होती है तो उसे आवश्यकता कहते हैं। अभी अपने पास किसी चीज़ की कमी है, जैसे फिलहाल सबकी एक होती है कि आर्थिक स्थिति सबकी कमज़ोर होती है, पैसे की सबको आवश्यकता होती है। तो पैसे की आवश्यकता होगी तभी तो वो कोई कार्य करने के लिए जाएगा, ठीक है, कार्य करेगा, मजदूरी करेगा, किसी प्राइवेट जॉब करेगा, ठीक है, वो करके उसको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन क्या मिलेगा? उसको धनराशि, कार्य के बदले पैसा मिलता है, ठीक है। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी हो जाने पर भोजन की आवश्यकता, वही हो गया कि अपने शरीर में अगर भोजन में ऊर्जा कमी है तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे? भोजन करेंगे। नेक्स्ट आता है चालक। अब चालक होता है कि जब प्राणी को किसी आवश्यकता महसूस होती है तो उसे विशेष प्रकार का एक तनाव पैदा होता है, यानी भोजन की आवश्यकता होने पर भूख रूपी तनाव पैदा होना, पैसे की आवश्यकता होने पर किसी कार्य के प्रति तनाव उत्पन्न होना, तो वो चालक हो गया। प्रोत्साहन क्या होता है? जब प्राणी में कोई चालक पैदा होता है तो उस चालक को समाप्त करने के लिए कोई वस्तु लेनी पड़ती है, क्रिया करनी पड़ती है। यानी कोई चालक अपने तनाव उत्पन्न कर रहा है तो उस तनाव को दूर करने के लिए उस चालक को जो चालक पैदा हुआ है उस चालक की जो समाप्ति के लिए अपने को कोई कार्य करना पड़ता है, फिर किसी प्रकार की वस्तु लेनी पड़ती है। जैसे भूख रूपी चालक को समाप्त करने के लिए भोजन करना पड़ता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अब अभिप्रेरणा के सिद्धांत इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान से पढ़ना। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत या मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि मनुष्य में मूल रूप से 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जिनमें व्यक्ति सही और गलत कार्यों की दिशा में आगे बढ़ता है। जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और इन्होंने क्या कहा है कि 2 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां इसमें पाई जाती हैं, एक सही और एक गलत, जो अपने को कार्य करने की दिशा में आगे प्रेरित करती हैं। पहली आ रहा है इरोज यानी निर्माणात्मक, जैसे सही कार्य या जन्म से संबंधित प्रवृत्ति, जब व्यक्ति में इस प्रवृत्ति का विकास हो तो वह सकारात्मक कार्यों में आगे बढ़ता है। किसी सही कार्य में या निर्माणात्मक इरोज की अपने अंदर
जो निर्माण होता है या निर्माणात्मक जो अपना प्रेरक होता है उसकी अपने शरीर में वृद्धि होती है, तो ये जन्म से संबंधित प्रवृत्ति होती है और बालक में विकास होता है और ये सकारात्मक कार्यों में करने के लिए अपने को प्रोत्साहित करती है। थिनेटोस यानी विध्वंसात्मक है, थिनेटोस यानी विध्वंसात्मक। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, निर्माणात्मक क्या होगी, अभिवृद्धि निर्माणात्मक होती है और विकास क्या होता है, ये निर्माणात्मक और विध्वंसात्मक दोनों प्रकार का होता है। मृत्यु से संबंधित प्रवृत्ति जब व्यक्ति विध्वंसात्मक कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसके अनुसार अचेतन मन मानव के व्यवहार का प्रमुख चालक है। अचेतन मन ही रमन में हुई इच्छाओं का पुंज है, यानी अचेतन मन जो मन में हुई इच्छा है उनका पुंज होता है, यानी जो अपने पूरी नहीं हो पा रही है वो इच्छाएं अचेतन मन में अपने संग्रहित रहती हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जब भी किसी उद्दीपक को देखता है तो उस उद्दीपक के प्रभाव से किसी अनुक्रिया को करता है, अर्थात व्यक्ति में पैदा होने वाली अभिप्रेरणा किसी उद्दीपक के प्रभाव से बढ़ती है। अधिगम के क्षेत्र में यानी विशेष है, अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, जबकि अभिप्रेरणा के क्षेत्र में उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर महोदय ने दिया है। किसने दिया है, B.F. स्किनर ने। अपने को स्पेशल तौर पे पूछेगा कि अधिगम के क्षेत्र में जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर अपने को पूछे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है तो वो दिया है थॉर्नडाइक ने, या फिर अपने से पूछे कि अभिप्रेरणा में उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है तो वो दिया है स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट आ रहा है अपना चालक का सिद्धांत, तो ये है क्लार्क लियोनार्ड हल, C.H. हल, इसका शॉर्ट नेम है C.H. हल। तो इसको चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार चालक प्रणोद या प्रेरक जितना अधिक तीव्र होगा अभिप्रेरणा उतनी ही तीव्रता के साथ कार्य करेगी, और चालक जितना कमजोर होगा अभिप्रेरणा उतनी ही गति से कार्य करती है। यानी जितना तीव्र चालक होगा उतनी ही अभिप्रेरणा अपने ज़्यादा होगी, और जितना चालक न्यून होगा उतनी अभिप्रेरणा कम होगी। तो किसने दिया है चालक न्यूनता का सिद्धांत, ये दिया है C.H. हल ने। नेक्स्ट आ रहा है अपना प्रोत्साहन का सिद्धांत है, तो प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है, प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है बोलस एवं कॉफमैन ने। किसने दिया है, बोलस एवं कॉफमैन ने। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति उस दिशा में कार्य करता है जहाँ प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। प्रोत्साहन के प्रभाव में अभिप्रेरणा चक्र पूरा नहीं होता। प्रोत्साहन भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में कोई कार्य कर रहा है और उसी के प्रति बदले में कुछ अच्छा या धनात्मक प्रोत्साहन दे रहा है, जैसे बच्चा गिनती याद कर रहा है, ठीक है, उसको कह रहे हैं शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, उसको प्रोत्साहन अपन दे रहे हैं या फिर उसको पुनर्बलन अपन दे रहे हैं, वो हो गया धनात्मक, है ना। तो वो उस कार्य को तीव्र और ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन अगर ऋणात्मक, अभी अपन बच्चा गिनती सीख रहा है, ठीक है, गिनती सीख रहा है, गिनती सीखने को थप्पड़ मारेंगे, उसको दंड देंगे, शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी प्रकार का दंड देंगे या फिर उसको मतलब डांट फटकार लगाएंगे, तो वो होगा ऋणात्मक या नकारात्मक एक प्रोत्साहन। धनात्मक प्रोत्साहन की दिशा में व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि ऋणात्मक की कार्य नहीं करता। तो उसको अगर अपन कोई सही कार्य कर रहा है या फिर कोई कार्य कर रहा है, अपन उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अपन उसको प्रोत्साहन ही नहीं दे रहे, उसको वापस पिछड़ने का कार्य करवा रहे हैं, तो वो उसको मतलब कार्य करने की जो गति है वो बिल्कुल धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो ये दिया डेविड सी मैकली एंड व एंटिक्सन ने। ये इसमें मैकली एंड या एंटिक्सन कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, इसमें जरूरी नहीं दोनों ऑप्शन आए। तो याद रखना उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत ज़्यादातर ऑप्शन में एंटिक्सन देता है, लेकिन मैकली एंड भी इसमें होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस समय प्रेरित होता है जब व्यक्ति के सामने कोई अवसर उपलब्ध होता है। इन्होंने ये कहा है कि अभिप्रेरणा कितनी भी तीव्र हो, लेकिन व्यक्ति के सामने अगर कोई अभिप्रेरक होता है या फिर कोई अवसर होता है ना, तभी वो जाकर अभिप्रेरक या अभिप्रेरित होता है। जैसे अध्यापक बनने के लिए टेट, सुपर टेट, है ना, परीक्षा को अवसर मानते हुए हम सभी लोग तैयारी करते हैं। अभिप्रेरणा का शारीरिक सिल्वर यानी प्रतिपादक किसने दिया है, विलियम जेम्स क्रेचमर और
सेल्डन यानी सिल्वर शारीरिक रूप से जो उन्होंने विभाजन किया है वो किसने किया है? विलियम जेम्स क्रेचमर और शेल्डन। इसको क्रेचमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेचमर भी अपने को कहीं कहीं पर मिलता है। आवश्यकता पदानुक्रम या मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की आवश्यकताओं का एक पिरामिड प्रस्तुत किया। उसके लिए मूल रूप से मैस्लो ने आत्मसिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया है। क्या इंपॉर्टेंट है? कौन से प्रत्यय का इन्होंने अध्ययन किया है? आत्मसिद्धि प्रत्यय का। और कहा है कि आत्मसिद्धि वह स्तर होता है जहाँ व्यक्ति के मन और मस्तिष्क समान दिशा में या एक होकर कार्य करने लग जाते हैं। उसे पूर्ण संतोष की प्राप्ति ही माना जा सकता है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का निम्न पिरामिड प्रस्तुत किया है। यानी इसको जो समझाने के लिए जो आवश्यकता अनुक्रम का जो इन्होंने पिरामिड प्रस्तुत किया है वो अपने को पढ़ना है। और इन्हें कौन से प्रत्यय का सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया है इन्होंने किया है? आत्मसिद्धि प्रत्यय का। देखते हैं पिरामिड क्या है इनका। तो पिरामिड है इनका, ये आ गया इनका पिरामिड। देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। तो इनके पिरामिड के अनुसार देखते हैं। तो इन्होंने पहले कौन सी आवश्यकता बताई है? दैहिक आवश्यकता, यानी आत्मसिद्धि इनका उच्चतर स्तर मानते हैं। इन्होंने पूर्ण संतोष की प्राप्ति यानी उच्चतर स्तर किसको माना है? आत्मसिद्धि को माना है। तो सबसे पहले कौन सी आवश्यकता इन्होंने मानी है? दैहिक आवश्यकता। तो इसमें कौन सी है? शरीर की मूल जरूरतें, यानी खाना पीना सोना, वो अपनी वस्त्र, ये अपनी मूल जरूरत हो। सुरक्षा की आवश्यकता, कपड़ा मकान, ये वो अपनी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो ये प्राथमिक स्तर की आवश्यकता हो गई। यानी अगर इंसान जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले दैहिक आवश्यकता होती है और दूसरे नंबर पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो उनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक स्तर की आवश्यकताएं। फिर तीसरे नंबर पर ये स्नेह की आवश्यकता। और फिर चौथे नंबर पर स्नेह की आवश्यकता यानी भरा पूरा परिवार होना चाहिए, उसको एक दूसरे के साथ प्रेम भाव में रहना चाहिए। नेक्स्ट है सम्मान की आवश्यकता। समाज में कोई भी पद उसको दिया जाता है तो उसके सम्मान की आवश्यकता उसको होती है। तो इसमें ये कौन सी हो गई? दूसरे स्तर की आवश्यकता। और तीसरे स्तर पर इन्होंने बताया आत्मसिद्धि जो होती है पूर्ण संतोष, यानी उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो वह सबसे उच्च स्तर का इन्होंने माना है। मैस्लो के अनुसार एक सामाजिक वातावरण में व्यक्ति सबसे पहले अपने प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है और उसके बाद द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करता है। जब वह द्वितीयक आवश्यकताओं की पूरी हो जाती है तो मानसिक संतोष की प्राप्ति हो जाता है। जिसको प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से मिल जाती हैं तो उसको एक आत्मसिद्धि प्राप्त होती है या फिर पूर्ण संतोष की प्राप्ति हो जाती है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत 1908 में विलियम मैकडूगल ने किया है। कब किया है? 1908 में। नोट, मूल रूप से प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था, परंतु पूर्ण सिद्धांत के रूप में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रस्तुत करने का श्रेय विलियम मैकडूगल को दिया जाता है। पूछो मूल प्रवृत्ति का प्रत्यय जो सबसे प्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो उन्होंने किया है विलियम जेम्स ने। और अगर पूर्ण रूप से सिद्धांत के रूप में इसको देखा जाए तो वो किसने किया है? विलियम मैकडूगल ने। इसलिए मूल प्रवृत्ति का जनक किसको कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को, ना कि विलियम जेम्स को। सबसे पहले विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्ति का जो प्रत्यय है वो प्रस्तुत किया है, लेकिन सिद्धांत के रूप में सबसे ज़्यादा जो उनको मिला है वो किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने। तो इसको मूल प्रवृत्ति का जनक भी कहा जाता है। अब मूल प्रवृत्ति होती क्या है वो देखते हैं। तो बालक में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ जो जन्म से होती हैं तो स्वाभाविक रूप से सभी के लगभग समान होती हैं। जैसे बच्चे का जन्म से रोना, गुस्सा करना, जिज्ञासा या प्रवृत्ति, हास्य की प्रवृत्ति आदि हो गई इसमें। तो मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं अब देखते हैं। जन्मजात होती है मूल प्रवृत्ति, कभी अर्जित नहीं होती। मूल प्रवृत्ति हमेशा जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्ति हर किसी को प्राप्त होती हैं। मूल प्रवृत्ति की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा स्नेह रखता है, कोई व्यक्ति कम, कोई किसी व्यक्ति में ज़्यादा क्रोध व्याप्त होता है और किसी में कम होता है। तो मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है। ये इंपॉर्टेंट है कि मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार में हस्तक्षेप करती हैं, व्यवहार को संचालित करती हैं। अब संवेग होते क्या हैं? तो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। यानी मूल प्रवृत्तियाँ होंगी वहाँ पे हर संवेग उपस्थित होगा या संवेग हो वहाँ पे मूल प्रवृत्तियाँ आवश्यक रूप से मिलती हैं। भावनाओं के मूल प्रवृत्तियों
के व्यवहारिक पहलू का संवेग कहते हैं। यानी मूल पर जो व्यवहारिक पहलू होता है उसको क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। संवेग मनोशारीरिक होते हैं क्योंकि समय एक मन के द्वारा नियंत्रित तथा शरीर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। संवेग क्या होते हैं, मनोशारीरिक या मन के और शरीर दोनों के रूप में संचालित होते हैं। मन के द्वारा ये उपजते हैं या नियंत्रित होते हैं और शरीर के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मन में गुस्सा आता है लेकिन हाथ पैरों से चीज़ों को तोड़ते मरोड़ते हैं, किसी को मारते हैं पीटते हैं ना, तो वो हो गए प्रदर्शन। और नियंत्रण कहाँ से हो रहा है, अपने मन से। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है, जबकि मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। यानी मूल प्रवृत्तियाँ 14 हैं तो संवेगी कितने होंगे, 14। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है। नोट, संवेग पहले तथा मूल प्रवृत्ति बाद में होती है। संवेग पहले होंगे, मूल प्रवृत्तियाँ बाद में होती हैं। जैसे डर एक संवेग है, ठीक है, तो इसको देखकर मूल प्रवृत्ति क्या होगी, पलायन। क्या होगी, पलायन। तो संवेग पहले उत्पन्न होते हैं और मूल प्रवृत्ति बाद में संचालित होती हैं। अब 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं वो भी देखते हैं, उनके साथ कौन से संवेग है, यानी इमोशन कौन सा है और मूल प्रवृत्ति कौन सी है। तो भय के साथ कौन सा आ गया, पलायन। क्रोध के साथ युयुत्सा। भूख के साथ योजना अन्वेक्षण। इसमें आपको एक और बता देती हूँ, योजना धन अन्वेक्षण हिंदी का आ गया इसमें, योजना धन अन्वेक्षण कौन सी संधि है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी अपनी, ठीक है। वात्सल्य संतान उत्पत्ति, इसमें गुण संधि, संतान धन उत्पत्ति। आश्चर्य जिज्ञासा, करुणा शरणागति, स्वामित्व संग्रहण, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होगी। नेक्स्ट आ रहा है अपना स्वामित्व संग्रहण और आत्महीनता दैन्यता। मूल प्रवृत्तियां याद रखना, भय के साथ कौन सी है, पलायन। क्रोध के साथ युयुत्सा। भूख के साथ योजनान्वेक्षण। वात्सल्य के साथ संतानोत्पत्ति। आश्चर्य के साथ जिज्ञासा। करुणा के साथ शरणागति। स्वामित्व के साथ संग्रहण और आत्महीनता के साथ दैन्यता होती है। नेक्स्ट आ रही है अपनी आत्माभिमान, अभिमान, यानी इसमें भी कौन सी होगी, अपनी दीर्घ स्वर संधि होगी। आत्माभिमान के साथ गौरव, एकाकीपन और सामूहिकता। कृतिभाव के साथ रचनात्मकता। कामुकता के साथ काम प्रवृत्ति। आमोद के साथ हास्य की प्रवृत्ति। घृणा के साथ विवृत्ति। तो मूल प्रवृत्ति आपको याद एक बार पढ़ लेना, याद इतना कुछ रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मैराथन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगी। ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए बनी रहिए मैराथन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। फ्रेंड्स, कुछ आपका ऐसा भी होता है कि कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब पढ़ नहीं पा रहे या फिर कुछ और भटक रहे हैं, तो उनको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो आप अगर शेयर करेंगे तो क्या पता उनके कुछ भविष्य का जो है वो सुधर जाए। सो फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि हाँ, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।